वेलकम टू ऑल। हमारी आज की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लेसन स्टार्ट है ड्रामा आषाढ़ का एक दिन, जिसके राइटर हैं मोहन राकेश। नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित इस नाटक पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। इस नाटक में नायक कालिदास के व्यक्तिगत जीवन के कुछ पक्षों को उजागर करने का प्रयास किया गया है। नाटककार ने इस कथानक के माध्यम से अपनी कल्पना मिश्रित करके जीवन में सम्यक सिद्धांत को अपनाने की बात कही है कि जीवन की परिस्थितियां, यथार्थ और कटु परिस्थितियां कैसे इंसान को विवश करती हैं यथार्थ के धरातल पर भौतिकवादी दर्शन को स्वीकारने के लिए। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही सिद्धांतों का मिला जुला रूप जीवन में अपनाते हुए दोनों ही सिद्धांतों के सम्यक रूप को ग्रहण करें, जो कि बुद्ध का सम्यक ज्ञान कहलाता है, मध्यम मार्ग का अनुसरण कहलाता है कि किसी भी सिद्धांत को हम बिल्कुल ही उसी लीक पर चलकर निर्वाह नहीं कर सकते। एक मनुष्य होने के नाते यदि हमारा सामाजिक जीवन है तो हम अपने सामाजिक जीवन को जीते हुए अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए कैसे अपने आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करें। यहाँ बात हो रही है कालिदास के व्यक्तिगत जीवन की। नाटक के प्रथम भाग में कालिदास के उज्जैनी जाने और द्वितीय भाग के आरंभ में हमने आपको बताया कि कैसे कालिदास के उज्जैनी जाने के बाद मल्लिका की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां तेजी से बिगड़ने लगती हैं। उसकी मां के अस्वस्थ होते ही घर की आर्थिक परिस्थिति चरमरा जाती है। उसके घर की दीवारों से लिपाई पुताई उखड़ जाती है, कलाएं लुप्त हो जाती हैं, धुंधली पड़ जाती हैं और घर के वस्त्र फटे पुराने वैसे ही सूखते रहते हैं। घर में बर्तनों की संख्या भी कम हो गई है और साथ ही साथ मोढ़े टूट गए हैं। ऐसी परिस्थिति में निक्षेप अंबिका का अर्थात मल्लिका की मां का हालचाल पूछने आता है और उस दौरान मल्लिका और निक्षेप में जो बातें होती हैं इसका विवरण हम पिछले भाग में कर चुके हैं। आज हम निक्षेप के कालिदास को खिड़की से देखकर जाने, जहां तक की घटना हम आपको बता चुके हैं कि कैसे दोनों बातें करते रहते हैं और उसी दौरान निक्षेप देखता है कि कुछ परछाइयां गुजरती हैं खिड़की के बाहर से। वह दूर से देखता है और कहता है कि इन परछाइयों के बाद एक और परछाई जा रही है। निस्संदेह इसे कोई और पहचाने ना पहचाने, लेकिन मैं पहचान सकता हूँ। निस्संदेह यह कालिदास है। राजवेश में उसे कोई और पहचाने ना पहचाने, लेकिन मैं पहचान रहा हूँ। और बड़ी ही उत्तेजना में वह आगे चला जाता है, अर्थात मल्लिका के घर से चला जाता है। मल्लिका बिल्कुल किंकर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रह जाती है कि क्या कालिदास आए हैं, और खिड़की के पास चली जाती है जहां पर पहले निक्षेप खड़ा होकर के उन परछाइयों को देखता है। मल्लिका मन ही मन कहती है, वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। अपनी उंगली को दांत से काटती है और पीड़ा का अनुभव होने पर यंत्र चालित सी झरोखे के पास चली जाती है। ड्योढ़ी से रंगड़ी और संगिनी अंदर आती हैं। मल्लिका आश्चर्य से उनकी ओर देखती है। रंगड़ी संगिनी को आगे करती है। रंगड़ी कहती है, इससे पूछ हम अंदर आ सकती हैं। और तभी रंगड़ी और संगिनी नाम की दो युवतियां उसके घर में ड्योढ़ी से प्रवेश करती हैं। रंगड़ी संगिनी से कहती है कि जरा इनसे पूछ, क्या हम अंदर आ सकते हैं। संगिनी कहती है, तू पूछ। वह दोनों ही संकोचवश एक दूसरे को मल्लिका से घर के अंदर आने की आज्ञा मांगने के लिए कहती है। मल्लिका उनके पास आ जाती है। रंगड़ी कहती है, अच्छा मैं पूछती हूँ, सुनो, यह तुम्हारा घर है। मल्लिका, हाँ हाँ आइए, आप मेरे यहाँ आई हैं। रंगड़ी और संगड़ी अंदर आ जाती हैं और खोजती दृष्टि से इधर उधर देखती हैं। रंगड़ी, हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई, समझ लो कि यूं ही आई हैं, ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। और वहां पर रंगनी और संगिनी नाम की युवतियां यह जताने का भी प्रयास करती हैं कि हम यूं ही तुम्हारे घर विशेष रूप से अतिथि बनने नहीं आए हैं, बल्कि हम ग्राम प्रदेश में तुम्हारे गांव में घूमने आए हैं और इसलिए घूमते घूमते तुम्हारे यहाँ चले आए हैं। रंगिनी कहती है, और यह संगिनी उसी
संगिनी कहती है और पहले मैं अपना परिचय दे दूं, यह है रंगिनी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है, नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। रंगिनी कहती है और यह संगिनी उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है, बहुत सुंदर प्रणव गीत लिखती है, प्रणय गीत लिखती है। प्रणय गीत यानी रोमांटिक सॉन्ग, प्रेम के गीत। अब गद्य की ओर आ रही है और उसका कहना है कि अब गीतों के बाद इसने प्रोज गद्य लिखना भी शुरू कर दिया है। और तुम्हारा परिचय और अपना परिचय देने के बाद रंगिनी और संगिनी मल्लिका से उसका परिचय जानने की इच्छा प्रकट करती हैं। संगिनी कहती है तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका कहती है मेरा परिचय कुछ भी नहीं है, आइए यहाँ आसन पर बैठती है। मल्लिका जो स्वभाव से बहुत ही शालीन, आतिथ्य प्रेमी और सुशील लड़की है, वह अपने शील का परिचय देते हुए, अपने सभ्य आचरण का परिचय देते हुए उन दोनों ही स्त्रियों को आमंत्रित करती है, उन्हें आसन प्रस्तुत करती है ताकि वह बैठ जाए। मल्लिका संगिनी कहती है हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आई हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? किस स्थान को? रंगिनी इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहां इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं, क्या यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? मल्लिका कहती है प्रकोष्ठ, और यह सुनकर रंगिनी संगिनी थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है कि हम पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं। उज्जैनी के रंगशालाओं में अभिनय करने वाले, गीत संगीत लिखने वाले और ग्रंथों की रचना करने वाले जिस साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी साहित्यिक भाषा का प्रयोग इस ग्राम में होता है। वे दोनों एक दूसरे को आश्चर्य की दृष्टि से देखने लगते हैं। संगिनी कहती है देखो यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। उसका कहने का अभिप्राय होता है कि हम लोग उज्जैनी शहर से आए हैं, तो हमें यहाँ ग्राम में कुछ ग्रामीण और देशज शब्दों का प्रयोग बताइए। यह सारे शब्द जो आप प्रयोग कर रही हैं वह तो हम उज्जैनी में करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर उन राज्य कर्मचारियों का, उन शिष्याओं का जो वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं राज्य के केंद्र में, उनका दम्भ, उनका दर्प स्पष्ट होता है कि वह अभिमान से उस सहज ग्राम वाला से क्या जताना चाह रही हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हम राजधानी में रहने वाले लोग हैं, स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो तुम जैसी ग्राम वाला भला उस भाषा का प्रयोग या उन शब्दों का प्रयोग कैसे कर रही हो जो कि पूर्ण रूप से साहित्यिक हैं, और साथ ही साथ तुम अपने उन शब्दों को बताओ जो तुम लोग गांव में ग्रामीण रूप में, देशज रूप में प्रयोग करती हो। मल्लिका कहती है स्थानीय शब्द, हाँ, आंचलिक शब्द, जैसे पतंजलि ने लिखा है ना कि यहाँ यद्वा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तत्वा को तरवा। मल्लिका कहती है मुझे इतना ज्ञान नहीं। संगिनी कुछ निराश सी आसन पर बैठ जाती है। यहाँ पर रंगिनी और संगिनी का परिचय इस प्रकार हम दे दें कि ये दोनों ही युवतियां, जैसा कि निक्षेप ने परछाई में देखा कि कालिदास आए हैं, तो कालिदास के साथ उनकी पत्नी प्रियंगु मंजरी का आगमन है और उनके आगमन के संदेश को देने के लिए ही ये युवतियां आई हैं। इनके साथ ही साथ इनके बाकी दो इंजीनियर भी आते हैं जो घर की भली भांति देखभाल करते हैं, कहाँ घड़े रखे हैं, कहाँ तख्ते रखे हैं, और इस प्रकार से घर की गरीबी की हालत को देखते ही दोनों ही क्या करते हैं, उस घर की रूपरेखा को बदलने की चेष्टा करते हैं। अनुस्वार कहता है देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। अनुस्वार और अनुनासिक नाम के दो व्यक्ति पहले प्रवेश करते हैं। अनुस्वार डायरेक्शन देने के बाद मल्लिका से कहता है मैं समझता हूं यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। अनुस्वार और अनुनासिक इस प्रकार से घर की रूपरेखा को बदलने का प्रयास करते हैं। अनुनासिक पुनः कहता है उस स्थिति में इसे इनकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। अनुस्वार कहता है दक्षिण की ओर, मैं समझता हूँ इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधे इस पर पड़ती हैं। अनुनासिक कहता है मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वार कहता है मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। इस प्रकार दोनों में बहस चलती रहती है कि मेरे द्वारा दिया गया दिशा निर्देश उचित है या फिर तुम्हारे द्वारा, और अंततोगत्वा दोनों
थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं उस प्रकोष्ठ की, उस कमरे के अंदर की, जहां पर प्रियंगु मंजरी को आना है। अंबिका के पास लगभग 2 ही कक्ष हैं, जिसमें से एक का हिस्सा थोड़ा सा अंश दिखाई देता है, अंदर का बिस्तर तल्प सब दिखाई देता है, और बाहर का जो कमरा है वहीं पर तख्त और मूढ़े रखे हैं और किनारे में चूल्हा जल रहा है। ऐसी परिस्थिति वाले घर का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है, जिसकी आर्थिक परिस्थिति और भी दयनीय और भी खराब दिखाई दे रही है। ऐसी परिस्थितियों में महारानी प्रियंगु मंजरी, या यूं कह लीजिए राजकुमारी प्रियंगु मंजरी कहाँ बैठेंगी, इस बात के लिए वे दोनों ही इंजीनियर, जो कि स्थापत्य कला के विशेषज्ञ हैं, यहाँ पर आए हैं और उस कमरे की रूपरेखा को बदलने की चेष्टा करते हैं। बहुत सारी बातों के दौरान उन दोनों की तैयारी चलती रहती है। तभी दोनों कहते हैं, अनुनासिक कहता है, देवी बाहर पहुंच गई हैं, तो चलो अनुस्वार चलो। इसी दौरान मातुल भी प्रियंगु मंजरी के साथ आता है और दोनों ही सेवक जो अनुस्वार और अनुनासिक हैं, वे दोनों प्रियंगु मंजरी को लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। दोनों साथ साथ बाहर चले जाते हैं। मातुल भी पीछे पीछे चला जाता है और कुछ क्षण बाद प्रियंगु मंजरी को मार्ग दिखलाता हुआ अंदर आता है। मातुल प्रियंगु मंजरी के साथ आया है। पहले वह अंदर आकर अनुस्वार और अनुनासिक को बताता है, फिर मल्लिका की आज्ञा लेकर के बाहर जाकर प्रियंगु मंजरी को मार्ग दिखलाता हुआ अंदर आता है। मातुल वह इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। अंदर आते ही वह मल्लिका की प्रशंसा करता है और कहता है, वह इस सारे प्रदेश की सबसे सुशील, सबसे विनम्र और सबसे भोली भाली लड़की है। मल्लिका अंदर के कमरे से बाहर के कमरे में आती है। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। मातुल अपनी बदली हुई परिस्थितियों से बहुत ही प्रसन्न है और प्रियंगु मंजरी का स्वागत करते हुए मल्लिका से मिलवाने लेकर आया है। और आते ही वह मल्लिका की तारीफ करता है, संभवतः इसलिए क्योंकि मल्लिका ने ही अपने विनम्र स्वभाव से जैसे तैसे कालिदास को मना करके उज्जैन भेजा था, और उज्जैनी जाने के बाद ही उनके घर की परिस्थितियां बदली थी, उनकी आर्थिक सामाजिक दशा बदली थी। इसलिए कहीं न कहीं वह मल्लिका के प्रति अनुग्रहित अनुभव करता है। वह कहता है, देवी जब से आई हैं तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही हैं, तो यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसिनी। मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया है? और वह मल्लिका से कहता है कि देवी की आने की सूचना तो तुम्हें प्राप्त ही हो गई होगी, तो जरा बताओ देवी कहाँ बैठेंगी, उनके बैठने का आसन कहाँ है? प्रियंगु कहती है, आर्य मातुल, आप अब जाकर विश्राम करें, अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मातुल कहता है, परंतु आपके लिए आसन? प्रियंगु, उसकी चिंता ना करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। मातुल कहता है, असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा ना माने यह दूसरी बात है, और वास्तव में कुलीनता कहते ही इसी को है। बड़े कुल की विशेषता ही यही होती है कि प्रियंगु कहती है, आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मुझे थकाया है आपने? तो मातुल और प्रियंगु मंजरी की बातें अभी चल रही है। मल्लिका चुपचाप उन्हें देखती है। अपने अतिथियों के स्वागत के लिए वह क्या करे उसे समझ में नहीं आता, वह आसन कैसे दे। ऐसे में प्रियंगु मंजरी, जो राजकुमारी तो है लेकिन बड़ी ही शालीनता का परिचय देते हुए कहती है कि मामा मातुल, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मेरे आसन की चिंता ना करें, आप आराम करें, विश्राम करें। जाकर के मेरे अनुचर जो मेरे साथ आए हैं वे बाहर मेरी प्रतीक्षा करेंगे, अर्थात जब तक मैं मल्लिका से बातें करूंगी, उससे मिलूंगी, तब तक मेरे अनुचर बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मातुल कहता है, यही तो एक अच्छे कुल की कुलीनता का परिचय है कि अच्छे कुलीन की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, जो किसी प्रकार का अभिमान या अपने वैभव का दर्प प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि शालीनता का परिचय देती हैं। उसके इस प्रकार प्रशंसा करने पर प्रियंगु उन्हें टोकती है। राजकुमारी प्रियंगु मंजरी, जो स्वयं पढ़ी लिखी विदुषी कन्या है, जैसा कि पहले ही हम आपको बता चुके हैं, जब व्यवसायियों द्वारा उसके विवाह की सूचना मिलती है, तभी उस सूचना को लेकर जब निक्षेप आता है और बताता है, तब स्वयं मल्लिका कहती है
कि इसमें बुराई ही क्या है। यदि उन्होंने विवाह कर ही लिया है तो यह अच्छी बात है, क्योंकि मैंने सुना है राजदुहिता बहुत ही विदुषी है। राजदुहिता प्रियंगु मंजरी और मल्लिका के बीच क्या क्या वार्तालाप होती है, इसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक प्रतीक्षा कीजिए।